मुकेश जी का दिल पूछो, वो तो मुकेश जी का दिल पूछो। वो कहते काहे का उप मुख्यमंत्री, विभाग मेरे को भी 3 है तो रोहित को भी 3 ही है। हर्षवर्धन को तो 3 में इंपॉर्टेंट भी उनको है, ये तो उनका दिल जानता है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, उसके बाद चला मुख्यमंत्री महोदय ने सुखाश्रय योजना। हालांकि अनाथ बच्चों को अनेक प्रावधान सरकार के पहले चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सरकारें उनके लिए कुछ कर नहीं रही, बहुत कुछ कर रही है, पर चलो एक इनिशिएटिव लिया, सुखाश्रय योजना। फिर हमीरपुर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का दफ्तर बंद कर दिया। ठीक है, करप्शन हुई, जांच करो, इन्होंने सस्पेंड कर दिया। फिर मेरे कांग्रेसी मित्र बोले अब तो नायक आ गया, ये तो नायक मुख्यमंत्री है। और नायक मुख्यमंत्री जी ने धड़ाधड़ अपनी असलियत दिखानी शुरू की। अब कहीं नहीं चलता। वैसे उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, मुख्यमंत्री ना हो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहां जब एब्सेंट होते हैं तो दोनों ही एब्सेंट होते हैं, जब प्रेजेंट होते हैं तो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। वो तो मुकेश जी का दिल पूछो, वो तो मुकेश जी का दिल पूछो। वो कहते काहे का उप मुख्यमंत्री, विभाग मेरे को भी 3 है तो रोहित को भी 3 ही है। हर्षवर्धन को तो 3 में इंपॉर्टेंट भी उनको है, ये तो उनका दिल जानता है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, उसके बाद चला मुख्यमंत्री महोदय ने सुखाश्रय योजना। हालांकि अनाथ बच्चों को अनेक प्रावधान सरकार के पहले चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सरकारें उनके लिए कुछ कर नहीं रही, बहुत कुछ कर रही है, पर चलो एक इनिशिएटिव लिया, सुखाश्रय योजना। फिर हमीरपुर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का दफ्तर बंद कर दिया। ठीक है, करप्शन हुई, जांच करो, इन्होंने सस्पेंड कर दिया। फिर मेरे कांग्रेसी मित्र बोले अब तो नायक आ गया, ये तो नायक मुख्यमंत्री है। और नायक मुख्यमंत्री जी ने धड़ाधड़ अपनी असलियत दिखानी शुरू की। नायक मुख्यमंत्री ने तो एक दिन में बहुत कुछ कर दिया था। हमारे ये मुख्यमंत्री तो 100 दिन में 10 मंत्री नहीं बना पाए, अभी कैबिनेट नहीं बनी। आप तो अध्यक्ष महोदय डिप्टी स्पीकर नहीं बन पाया, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती, हमें भी तरस आता, सारा दिन बैठना पड़ता है। आपके लिए सहयोगी नहीं दिया। 100 दिन में डिप्टी स्पीकर ना जो सरकार बना सके, वो काहे का नायक। फिर क्या किया व्यवस्था परिवर्तन में संजय जी, 920 संस्थान बंद कर दिए, विधायक निधि रोक दी, एसडीपी का पैसा बंद कर दिया, R&R का पैसा बंद कर दिया, कांगड़ा का शीतकालीन प्रवास रद्द कर दिया। और ऐसा बंद करने में आगे बढ़े कि हमारे नायक खलनायक बन गए। चले थे नायक बनने, बन गए खलनायक। अध्यक्ष महोदय, शोले फिल्म देखी थी, आ जाऊंगा बजट पर भी, चिंता न करो। शोले फिल्म देखी थी और शोले फिल्म में डायलॉग होता था कि गांव में जब माता बच्चा रोता है तो माता बोलती चुप कर जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आजकल गांव में लोग पता क्या बोल रहे हैं, बच्चे बढ़ाओ नहीं तो सुक्खू स्कूल बंद कर देगा। ऐसे खलनायक। मैं शिमला में अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के मित्र मुझे बोले आप यार ज्यादा ना बोला करो, कोई हैरानी नहीं होगी कि इस दिन सुक्खू सेक्रेटेरिएट को भी बंद कर दे, मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी ताला जड़े। ऐसा नायक आपको मुबारक। चले थे नायक बनने, बन गए खलनायक। तो ये अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का हाल है। आज 100 दिन का जश्न पता नहीं संस्थानों को बंद करने का मना रहे थे, विधायक निधि को रोकने का मना रहे थे, या एसडीपी का फंड रोकने का बना रहे थे, या जो कांगड़ा से अनदेखी हो रही उसका मना रहे थे, तभी सुधीर जी बायकॉट करके यहां बैठे थे। पता नहीं किस बात का।
परंतु 100 दिन की कोई उपलब्धि है नहीं जिस पर चर्चा करें। खैर वो विषय नहीं, मीडिया में आता रहेगा। चर्चा अगर अध्यक्ष महोदय बजट की करें तो क्या चर्चा करें? बड़ा नारा दिया, सत्ता नहीं व्यवस्था बदलेंगे। अब पता नहीं इनको व्यवस्था यही लगती है। नेता प्रतिपक्ष 1 घंटा 22 मिनट बोल गए तो खड़े होकर कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। किसी ने बीच में टोका नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन है। ये तो ये भी बोल सकते हैं मैं पहले बाईं साइड सोता था, आजकल दाईं सो रहा हूं, ये व्यवस्था परिवर्तन। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था परिवर्तन बजट में दिखाइए, कहां व्यवस्था परिवर्तन है? कोई एक बात व्यवस्था परिवर्तन की बजट में बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार विधायक नहीं था, फिर भी मैंने पिछले और इस सरकार के दोनों बजटों को पढ़ा है मोटा मोटा, और इनकी अगर तुलना करें आप हैरान होंगे। आप हैरान होंगे अध्यक्ष महोदय, इन दोनों बजट में 90% एक जैसा ही है। खासकर बजट अनुमान 100 रुपए में से कहां कहां कितना कितना खर्चा जाएगा। 2022-23 जो हमारी सरकार का बजट था उसमें से भी 100 रुपए में से वेतन पर 26 रुपए खर्च होने थे। आज भी 2023-24 के बजट में माननीय सुक्खू जी ने 26 रुपए ही रखे। पेंशन पर अध्यक्ष महोदय 15 रुपए खर्च होते थे, अब 16 रुपए कर दिए। ब्याज अदायगी में उस समय भी 10 रुपए थे, अब भी 10 रुपए है। वो जो 1 रुपए वहां बढ़ाया वो ऋण अदायगी में 11 रुपए के 10 रुपए कर दिए। इसमें काहे का व्यवस्था परिवर्तन है? और जो अध्यक्ष महोदय कैपिटल वर्क्स के लिए आता है, पूंजीगत कार्य के लिए, वो अगर हमारी सरकार के समय 29 रुपए था तो अब भी 29 रुपए ही है। 1 रुपए भी बढ़ोतरी नहीं। क्या व्यवस्था परिवर्तन है? व्यवस्था परिवर्तन होता अगर आप विकास के लिए ज्यादा बजट लाते, आप कुछ ऐसी बदलाव करते तो हम कहते नहीं पिछली व्यवस्था से अब सुधार आ रहा है। मुझे तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा। और अगर विकास के जो 29% की भी चर्चा करेंगे तो इसमें भी राज्य विकासात्मक बजट पर 2022-23 में भी 9,524 करोड़ थे, अब भी 9,524 करोड़ ही है। नकल मारने वाले ने बड़ी अच्छी नकल मारी। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2400 करोड़ हमारी सरकार के समय थे, आपने 2399 कर दिए। और जनजातीय विकास कार्यक्रम में हमारी सरकार ने 856 करोड़ रखे थे, आपने 857 कर दिए। 1 करोड़ उधर से काटा उधर बढ़ा दिया। यही व्यवस्था परिवर्तन है क्या? अध्यक्ष महोदय, आप बजट को कहीं से भी देखो, मैं ज्यादा बहुत बातें तो बहुत है रिपीट होने की। मैं आपको, हमारे लोक निर्माण मंत्री बैठे नहीं है, आप पीडब्ल्यूडी का पढ़िए, दोनों बजट पढ़िए आप अध्यक्ष महोदय, हैरान हो जाएंगे। शब्द तो बदल लेते। 2022-23 में भी बजट कह रहा है 1060 किलोमीटर नई सड़कें का निर्माण। आज का बजट भी कह रहा है 1060 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण। हद ही है। फिर आपने कहा 2065 किलोमीटर सड़कों का पक्का करना, आपकी सरकार ने कम कर दिया। 1505 किलोमीटर की मेटलिंग टायरिंग, उसमें तो आप कम हो गए, बड़े तो कहीं है ही नहीं। ड्रेनेज 990 किलोमीटर हमारी सरकार ने कहा, 990 आपने रख दिया। तो आप बड़े कहां हो, मुझे समझ नहीं आ रही अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार ने 80 गांव बोला था, आप 70 गांव पर आ गए। हमारे 75 पुल थे, आप 70 पर आ गए। और तो और हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई, 200 करोड़ का प्रावधान किया, आपने नाम बदल दिया, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं रख रखाव योजना, बजट वही 200 करोड़ रुपए। ये क्या न्याय है? किस पर चर्चा करें? कोई चीज अध्यक्ष महोदय नहीं हो तो उस पर बात करें, सिर्फ नकल मारने का काम। विधायक निधि बढ़ाई गई,
हालांकि मुझे लगता पता नहीं क्या है, मैं उस दिन पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री महोदय, पढ़ते पढ़ते रुक गया रहा, तो मैंने बंद की थी, वो पैरा बाढ़ में पड़ा। पर आपने अब 50 करोड़ काट दी, 50 लाख काट दी, 10 लाख बढ़ा के 50 लाख दे दिया, तो क्या दिया? ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है? 50 लाख काट के फिर आप 10 लाख दे रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, पिछली सरकार का बजट था, आप वो तो दे देते। वही आपने मानदेय बढ़ा दिए, पिछली सरकार ने बढ़ाए थे, वही उठा के आपने बढ़ा दिए। नयापन क्या है अध्यक्ष महोदय, मुझे इस आज तक इस बजट में नजर नहीं आया। और मैंने पहले दिन कहा था, यह बजट जनता को गुमराह करने वाला बजट, दिशा तो कोई है ही नहीं, विजन तो कोई है ही नहीं, पर गुमराह कर रहे हो। ये गुमराह करने के मुद्दे। और ऊपर से आप देखेंगे, आपने केंद्र सरकार की जो प्रपोजल्स हैं सब्सिडी की, वही बजट में गिना दी। गिनाई मुझे कोई नहीं, आपका आधा बजट केंद्र सरकार की योजनाओं से भरा पड़ा है। आप गिनाइए, पर एक लाइन धन्यवाद का तो कर दीजिए। आप चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सब्सिडी की बात करो, चार्जिंग स्टेशन की सब्सिडी की बात करो, सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करो, किसकी देन है? आपने अपने बजट में 4 पेज लगा दिए, पीएमजीएसवाई, नेशनल हाईवे, 4 लेन, सीआरएफ। कहां से आता है बजट? केंद्र सरकार से। आप एयरपोर्ट की बात करें, हमने प्राक्कलन बना दिया। जयराम जी जरा आप दिल्ली बात कर लेना, आपने क्या करना है? आपका क्या योगदान है एयरपोर्ट के लिए? आप बजट पढ़ने के लिए ही हैं क्या? आप कुछ तो रखते, स्टेट शेयर कुछ कोई। यहां तक कि नर्सिंग कॉलेज वो सेंटर ने दिए, अमृतसर वो सेंटर ने दिए। यहां तक कि फिशरीज के जो तालाब मेरा नाम ले लेकर बोल रहे थे ना, वो भी सेंटर की प्रपोजल्स है। इसलिए अध्यक्ष महोदय कोई नया नहीं है, आधा बजट सेंटर की योजनाओं से भरा है। और आधे बजट में माननीय सदस्य मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। आप यील्ड करेंगे? सर इन्होंने जवाब देना ही है सर। He wants to intervene, let him. Thereafter you can speak. माननीय सर मेरे मुख्यमंत्री, बोलने के बाद बोल दें। चलो अध्यक्ष महोदय, कई बार पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से बोलते थे, उस समय करेक्ट करते थे, आपको भी करेक्ट करो। एक तो इनका सांस बहुत फूल रहा है, थोड़ी सी व्यवस्था परिवर्तन करनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ और अभी भी वो वही परिभाषा का परिचय दे रहे हैं जो कि शुरू में दी। अच्छा नहीं लगता एक सीनियर विधायक होने के नाते। चलो उन बातों को छोड़ते हुए वो तो बाद में करेंगे। अभी मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिकल बस का भारत सरकार की योजना, आप कौन सी योजना की बात कर रहे हो? किस योजना के तहत पैसा है ये भी वर्णन कर दीजिए कि किस में 40% और 50 लाख रुपए मिल रहा है, आप बताइए। मैं इसलिए आपको करेक्ट करने चाह रहा हूँ, आप मुझे अभी बताइए। मैं यहाँ बैठा हूँ सुनने के लिए। बोलने को तो बहुत शब्द मिल जाते हैं बोलने के लिए, लेकिन योजना बोलेगी ये योजना आपने यहाँ से उठाई है, ये योजना यहाँ से उठाई है। कौन कहता है कि प्राइवेट बस ऑपरेटर को भारत सरकार की किस योजना में, ट्रक ऑपरेटर्स को किस योजना में, टैक्सी योजना में, किस योजना में 50 लाख रुपए आज मिलेगा? कौन सी योजना है? कौन सी योजना है मुझे बताइए। मैं इससे जो बात कह रहा हूँ बोलने को, मतलब आप इतने सीनियर आप हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन थोड़ा सा तथ्यों के आधार पर बोलेंगे हमें भी समझ आएगा, हमें भी समझ आएगा। भाषण और स्टीरियोटाइप में बोलने में बहुत समय लगता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। थोड़ा सा इनको बताइए कि कौन सी योजना में कौन सा धन है, ये सरकार की योजना, ये सरकार की योजना। हम सोवरेन स्टेट में रहते हैं, यूनियन टेरिटरीज का एक पार्ट है। टैक्सेस हमसे कटता है, जीएसटी सारा उनसे आता है, फिर हमारे पास टैक्स आता है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिकल योजना है वो कौन सी योजना है जो आप बोल रहे हैं, बताइए। माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में सब प्रावधान है। और आप
एक मिनट, शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री महोदय, आपको शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री महोदय, आपको शोभा नहीं देता। आप अपने अधिकारियों को कहिए कि वो पॉलिसी खुद ही ना पढ़ा करें, आपको भी पढ़ा दिया करें और उसको पढ़ लीजिए करें। मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी, और कैसे नाम बताऊं सुंदर सिंह जी। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, हाँ टेबल कर देंगे अगर इतनी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय बोलेंगे सदन अध्यक्ष में महोदय, इनकी देखो, और इन्हीं से बुलवा लो, हम इनका काय को एक्सपंज बोल- कर दिया जाए, एक्सपंज इन्हीं किया से जाए बुलवा इनकी लो। जो चीजें बोल रहे हैं, ये मैं आप आपसे इन्हें बोलना है तो चाहता हम काय को। हूँ एक्सपंज कर दिया जाए। Please, order. मैं Let the honorable member complete. बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में केंद्र सरकार की पॉलिसी है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जरूर पढ़े। और दूसरा, कितनी योजनाएं जो पिछली सरकार की आपने कंटिन्यू की, नाम बदलकर। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना विक्रम जी मंत्री थे, चलाते थे, आपने नाम बदल दिया राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री सड़क योजना नाम बदल दिया मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना। बजट भी उतना ही रखा जितना हमने रखा था। 2007 में चली थी दुग्ध गंगा योजना, आज हिमगंगा कर दी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना हमारी सरकार की योजना है। सोलर फेंसिंग थी, 85% सब्सिडी हमारी सरकार ने की। अपने उप मुख्यमंत्री जी 85% सब्सिडी वाली। आप मेरी पूरी बात सुन लो, आपको इतनी दिक्कत है क्या? सत्ता पक्ष वाले हैं, बाद में बोल सकते, सही बोल रहे हैं आप, बाद में बोल देना सही नहीं बोल रहे। सोलर फेंसिंग पर, सोलर फेंसिंग खेत संरक्षण योजना का मेजर पार्ट था, आपने तो उसको काट के सिर्फ जालीदारी कर दिया। हमने तो अमेंडमेंट करके जालीदार और सोलर फेंसिंग दोनों रखा था, आपने तो योजना में कटौती कर दी सोलर फेंसिंग की तारीफ। इसलिए इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना, अपने बागवानी मंत्री जी मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्रोजेक्ट देख के आए, बड़ी अच्छी योजना थी, आपने कंटिन्यू किया, आपका धन्यवाद। परंतु बोल दिया करो ना पिछली सरकार की अच्छी योजना चल रही है। अब इसलिए सर इस बजट को तो मैं गुमराह करने वाला ही कहूंगा, क्योंकि इसमें या तो केंद्र सरकार की अधिकतर योजनाएं हैं या फिर हमारी बीजेपी सरकार की अधिकतर योजनाओं का जिक्र इसमें किया गया है। अब अध्यक्ष महोदय, मैं चुनावी गारंटियों पर आना चाहूंगा। इन्होंने चुनावी वायदे करके सत्ता प्राप्त की, 10 गारंटियों का जिक्र किया। मुझे अपना मैनिफेस्टो बता दें, कहीं बता दें कि इन्होंने कहा था ये गारंटियां चरणबद्ध ढंग से पूरी होंगी, कहीं नहीं कहा था। और कुछ गारंटियों में तो कहा आते ही 10 दिन में। मुकेश जी, आपका भी वीडियो बड़ा वायरल होता है, एक ही कैबिनेट में आज तक आपके क्या है, ओपीएस। मुख्यमंत्री महोदय, ओपीएस की घोषणा करके ही नहीं ओपीएस दिया जाएगा। बजट कहां है? बजट रख दिया गया, ओपीएस लागू होगा इतना ही कहा गया। थोड़ा स्टडी करके बता तो दो कि कितने लोग ओपीएस के दायरे में आएंगे, कितनी पेंशन होगी, वो बजट कहां से आएंगे? क्या 2003 से लेकर अभी तक जो रिटायर हुए हैं उनको आप एरियर देंगे या नहीं देंगे? क्या करने वाले हैं? सिर्फ इतना कह देने से कि हमने ओपीएस लागू कर दिया, ओपीएस लागू हो गया, इतने गुमराह होने वाले लोग नहीं। और क्या होगा उस पैसे का जो 10% शेयर कर्मचारी का, 14% शेयर सरकार का जमा है? कौन लाएगा? कहां से आएगा? कोई विचार सरकार ने किया हो तो बताए। बजट से पहले हम नहीं पूछते थे कि बजट में आएगा, यहां कुछ नहीं है। इसलिए ये खोखला व्यवस्था परिवर्तन नहीं चलेगा। फिर दूसरा कहा महिलाओं को सम्मान राशि, वो सुंदर जी को ढूंढ रही महिलाएं, टोपी उतार दी कि पहचान ना लें, टोपी उतार ली वो वाली। 1500 रुपए आपने बजट में कहा जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 1000 रुपए या 1105 रुपए मिलता है उनको 1500 देंगे,
1150। आप स्पष्ट करें कि क्या वो 1500 सामाजिक सुरक्षा पेंशन होगी या महिला सुरक्षा सम्मान राशि होगी? कौन सा होगा वो 1500? आप स्पष्ट तो करो। इतना गुमराह करने वाला वो पैरा है आपका जो 19 नंबर पेज पर 58 पॉइंट, कि आपने उस पर क्लैरिफाई नहीं किया। हम 2,31,000 उन महिलाओं को देंगे जिनको 1,000 और 1105 मिल रहा है, किसी योजना से मिल रहा है। अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन से मिल रहा है तो आप 500 और 350 बढ़ाकर 1500 करेंगे, फिर उसको क्या बोलेंगे? सामाजिक सुरक्षा पेंशन बोलेंगे या महिला सम्मान राशि बोलेंगे? तो बोलिए, फिर पेंशन बंद करेंगे क्या? सांडिल जी आपका डिपार्टमेंट है, फिर मैं पेंशन बंद होगी क्या? कहीं तो सरकार, कहीं नहीं लिखा है बजट में। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में इसको स्पष्ट करें। आपको चुप कराने नहीं इसलिए कहा गया है कि वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ही है, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं तो स्पष्ट करें, जिसको 1500 मिलता जाएगा उसका सामाजिक सुरक्षा पेंशन कटता जाएगा। बोल दो ना बाहर, जरा बोलो ना। ये दोगलापन नहीं चलेगा, ये विरोधाभासी बयानबाजी नहीं चलेगी, ये गुमराह करना नहीं चलेगा। हम यहाँ बैठे हैं जनता को जागृत करने के लिए बैठे हैं। आप हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते। जो वायदे किए हैं अक्षरशः पूरे करने होंगे, अन्यथा फिर सत्ता से बाहर हो। कोई जरूरत नहीं है। आप जिन वायदों को लेकर आए पूरा करिए। आपने कहा रोजगार की बात की, सुनते जाओ सुंदर जी। आपने कहा 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, कहा तो सरकारी नौकरी था, फिर स्पष्ट किया नहीं रोजगार भी होगा। हम चुप रहे। अभी आपने 30,000 पद भरने की बात की है बजट में, 5,000 जल शक्ति विभाग में, 25,000 वो। ये 30,000 2022-23 के बजट में हमारे भी है। वो प्रक्रिया हमारी सरकार ने चलाई थी। आपकी सरकार आई, आपने प्रक्रिया रोकी और वही पोस्टें अब कहती वही की आईपीएच में वही है, बाकियों में भी वही है। नई पोस्टें कहीं क्रिएट नहीं हो रही। इसलिए ये जो गुमराह करना है ना, इसको आप छोड़िए। आईपीएच में भर्तियों का अभियान चला हुआ था, हेल्थ में चला हुआ था, आपने आते ही रोका और उन्हीं पोस्टों को भरने का बजट में कह के लोगों को गुमराह करने का काम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ। अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ। मैं अभी तो सर, मैं नहीं आ रहा, गोबर पर नहीं आ रहा। आप ना डरो, मत डरो, गोबर पर नहीं आ रहा। पर आप सर विभाग देते हुए तो देखते, आदरणीय चंद्र कुमार जी वरिष्ठ मंत्री प्रोफेसर पशुपालन विभाग दे दिया। इसलिए जब भी गोबर योजना चलाएं तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को जरूर जोड़ें साथ, क्योंकि गोबर को ट्रांसपोर्ट करना है, तभी ये काम होगा। ये गारंटियां पूरे करने की ओर बहुत है। गांव के लोग इंतजार कर रहे, वो तो पूछ रहे गाय का लेंगे क्या भैंस का लेंगे, वो ही पूछ रहे बकरियों वाली भी लेंगे कि नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक और राजनीति की गई। कांगड़ा के साथ अन्याय हुआ, मंत्रिमंडल में भी अन्याय, शीतकालीन प्रवास बंद करके भी अन्याय। उस पर पर्दा टालने का काम बजट में कर रहे हैं। कांगड़ा को टूरिस्ट कैपिटल बनाएंगे। क्या अर्थ है टूरिस्ट कैपिटल का जी? वीरभद्र जी भी कह गए थे सेकंड कैपिटल बनाएंगे धर्मशाला को, हमने तो देखी नहीं। वो नोटिफिकेशन करके थे, सेकंड कैपिटल की। मुख्यमंत्री महोदय मजाक नहीं, आप स्पष्ट करें, क्या डायरेक्टर टूरिज्म ट्रांसफर होगा? एक मिनट, मैं चाहता हूं, मैं स्पष्टीकरण चाह रहा हूं, बाली जी मैं स्पष्टीकरण चाह रहा हूं कि उस कैपिटल का मतलब क्या ये है कि डायरेक्टरेट टूरिज्म धर्मशाला शिफ्ट होगा? क्या टूरिज्म कारपोरेशन का दफ्तर धर्मशाला शिफ्ट होगा? टूरिज्म कैपिटल का अर्थ क्या है बताइए ना। क्या चिड़ियाघर बनाना ही टूरिज्म कैपिटल है? क्या ओल्ड एज होम बनाना ही टूरिज्म कैपिटल है? आप करना क्या चाहते हैं? विजन कुछ है नहीं। कांगड़ा का टूरिज्म कैपिटल देकर आप कांगड़ा वालों की अनदेखी पर पर्दा डालने का काम। इसलिए ये राजनीति
ये राजनीति भोले वाले लोगों से पाली जी, आप बहुत समझदार व्यक्ति मुझे लगते हैं, इसलिए ये जो गुमराह करने वाले लोग हैं इनके झांसे में मत आइए। आप चेयरमैन बने हैं, बहुत बधाई आपको, अच्छा काम करें, हम आपका सहयोग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि ये संगठन के आदमी रहे, एनएसयूए के प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, और मुख्यमंत्री बनने पर इन्होंने कहा था प्रेसिडेंट तो सरकार से, मुख्यमंत्री से बड़ा होता है, मैं आया करूंगा कार्यालय रिपोर्ट करने। इसलिए मैं सुक्खू जी याद कराना चाहता हूं कि अपने उस वक्तव्य पर कायम रहो। कुलदीप राठौर जी है नहीं, आपके अध्यक्ष रहे, उन्होंने बयान दिया कि ये संस्थान बंद नहीं करने चाहिए। संगठन के सुखविंदर जी को उनके बयान पर अमल करना चाहिए। चलो, वो पुराने अध्यक्ष हैं, अब प्रतिभा जी तो नई अध्यक्षा हैं। रोहित जी, आप तो नाम सुनना नहीं पसंद करते, पर अब मैं क्या करूं, बोलना तो पड़ेगा। प्रतिभा जी तो नई अध्यक्षा हैं, उन्होंने कहा प्रदेश के मुखिया को रोना रोना अच्छा नहीं लगता, आर्थिक बदहाली पर यह रोना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उन्होंने अगर बाप ही बोले मैं गरीब हूं, मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं खिला सकता, तो बच्चे क्या करेंगे। मुख्यमंत्री बार बार रो रहे हैं, कर्जा हो गया, आर्थिक बदहाली हो गई। सुखविंदर जी, अगर आपको इतनी चिंता प्रदेश की आर्थिक स्थिति की है, अगर आप इतने दुखी हैं, तो बोलते क्यों हैं, कुछ करके दिखाओ। आय के संसाधन बढ़ाओ, फिजूल खर्ची रोको। अगर इतनी चिंता आर्थिक स्थिति का, तो क्यों बनाए साथ मुख्य संसदीय सचिव, क्या जरूरत है। तो छोड़िए गाड़ियों का मोह, आपको देखकर हो सकता है अफसर भी छोड़ेंगे जिनके पास 4-4 गाड़ियां हैं। ये फिजूल खर्ची रोकिए। अगर आप ईमानदार है अपने इस रोने के प्रति, तो ये जितनी भी बातें इन पर अमल करिए, तभी लगेगा कि आप कुछ करना चाहते हैं। अन्यथा तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इसलिए रो रहे हैं कि आप कर्जे का डराकर आर्थिक रोना रो के संस्थान बंद कर देंगे, योजनाएं बंद कर देंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर अपनी गारंटियों को पूरा करेंगे। ये जो धोखा देने का काम आप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, जनता इससे वाकिफ है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप ये रोना रोना बंद करें, आप ठीक से प्रदेश की स्थिति को समझें। और मैं ये भी कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये जो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की आदत है, ये अच्छी नहीं। कर्जा ले लिया, पिछली सरकार इतना कर्जा छोड़ गई, आंकड़े आपके पास है, सभी सरकारों ने कर्जे लिए हैं, सभी मुख्यमंत्रियों के समय कर्जे हुए हैं, परंतु हिमाचल वो सौभाग्यशाली प्रदेश है जिसमें किसी मुख्यमंत्री पर या किसी सरकार में कोई बहुत बड़े स्कैम का या घोटाले का उजागर नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री चारा घोटाले में अंदर है, और प्रदेशों में मंत्री मुख्यमंत्री घोटालों के कारण अंदर गए। हिमाचल में किसी भी मुख्यमंत्री ने कर्जा लिया होगा तो प्रदेश के विकास पर खर्च किया होगा, प्रदेश की जनता पर खर्च किया होगा। किसी ने सड़कें बनाने में पैसा खर्च किया, किसी ने पीने के पानी की स्कीमें बनाने में खर्च किया, किसी ने जनता को आय सीमा की शर्त हटाकर पेंशन लगाने में खर्च किया, किसी ने पीने के पानी के बिल माफ किए, किसी ने 100 यूनिट बिजली माफ की। जनता के लिए ही किया है मुख्यमंत्री महोदय, अपने लिए किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। इसलिए दोष देना, दूसरे पर ठीकरा फोड़ना, इसको आप बंद करें। कर्जा आपको भी लेना पड़ेगा। आप तो जानते हैं हिमाचल में तो तनख्वाह और पेंशन देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। इसलिए आज आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल को आप क्रिटिसाइज। इसलिए रोना रोने की बजाय अगर आप गंभीर हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो उस पर काम करें। हम साथ देने को तैयार हैं।
आप उस पर गंभीर तो हो जी। ये वाटर सेस, ये मिल्क सेस, ये तो जनता पर इंडायरेक्टली बोझ ही है। परंतु आप लाइए माइनिंग पॉलिसी, लीजिए रेत बजरी पर रॉयल्टी, किसने रोका आपको? हम सपोर्ट करेंगे, परंतु माइनिंग माफिया आपको करने नहीं देगा। आप करिए, जड़ी बूटियों पर नीति बनाइए। प्रदेश भरा पड़ा जड़ी बूटियों से। यहां तो क्या बोलते, गुच्छी को ही इकट्ठा करने के लिए रोजगार लगेंगे तो अरबों खरबों का हिमाचल प्रदेश का बजट हो जाएगा। हमारे खैर होते हैं 10 साल बाद कटते हैं, प्राइवेट लैंड से तो कट जाते हैं, सरकारी जमीन के चोरी। आप करिए व्यवस्था, सरकारी जंगलों के खैर नीलाम करिए, सरकार को खरबों रुपए की आय होगी। आप आगे तो बढ़े, आप करते कम है, ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं। हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आप बनाएं, कमेटी बनाएं सभी पार्टी के लोगों की, और बुद्धिजीवी लोग प्रदेश में, यही नहीं कि सदन में ही बुद्धिजीवी बैठे, सब लोग बैठकर विचार करें। प्रदेश की आर्थिक स्थिति चिंतनीय है, उससे आपको ही चिंता नहीं, हम सबको भी चिंता है। उससे निकलना है तो सबने इकट्ठे मिलकर निकलना है, परंतु राजनीति हर जगह नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी हमेशा नहीं करनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है, सोच बड़ी रखें, छोटी सोच से कोई आगे नहीं बढ़ता। हमारी सरकार ने नारा दिया था क्या, शिखर की ओर हिमाचल। Conclude please, conclude please. शिखर की ओर हिमाचल, और आप कह रहे हैं श्रीलंका की ओर हिमाचल। Conclude please. तो जब सोच ही ऐसी होगी तो श्रीलंका नहीं तो पाकिस्तान तो पहुंच ही जाएंगे। इसलिए सोच बड़ी रखें, आर्थिक संसाधन बढ़ाने आवश्यक हैं, हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं, उसमें आप जरूर आगे बढ़े, ये मेरा आपसे आग्रह है। परंतु ये जो बजट आप लाए हैं, इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि इसमें समर्थन कर पाऊं, इसलिए इसका समर्थन करने में अध्यक्ष महोदय मैं असमर्थ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बार रणधीर जी विधायक बने हैं, तीसरी बार विधायक बने। मैं इसलिए आपको याद कराऊं कि आप बोले कि तीसरी बार बने हैं, और जिस प्रकार से आशा होनी चाहिए तीसरी बार विधायक से, मैंने पूछा इलेक्ट्रिकल पॉलिसी बनी है भारत सरकार की पॉलिसी? बनी हुई तो ठीक है, कौन सी पॉलिसी बनी है, हम भी ले उसका फायदा। बनी है, आपको पता होगा। अरे बताइए, फिर अंत में आगे श्रीलंका से कहीं पाकिस्तान न चले जाए। आप सभागार में बैठे, मैंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश की हालत को, आप हिमाचल प्रदेश की हालत को अगर आपने नहीं सुधारा, जो हम सुधार रहे हैं, तो ऐसे हालात हो सकते हैं, ऐसे हालात हो सकते हैं, आर्थिक बदहाली के हाल होते हैं जैसे श्रीलंका के हुए हैं, ऐसे बोला है। अगर आप शब्दों को नहीं समझते, और आप माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इनकी दिशा किस तरफ जा रही है। और मेरे को स्टार्टिंग में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये कोई अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं पढ़े हैं कि आज ये लग रहा है वो लग रहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले अपने गृहभाव में भी झांकना चाहिए कि आप शब्दों का इस्तेमाल सभागार में कैसे करते हैं। दूसरी बात, अगर आप लॉजिकली किसी चीज को नहीं लेके चलोगे, आप अगर ऐसे बोलोगे तो हम किस बात का रिप्लाई देंगे? आप थोड़ा अच्छा बोलिए। आप बोलो हमारे संस्थान बंद हुए, हम मानते हैं उन संस्थानों को बंद किया, क्यों किया वो हम बताएंगे, लेकिन शब्दावली पाकिस्तान बन जाएगा। वो भी एक सीनियर है, यूनिवर्सिटी टाइम में मेरे साथ चुनाव लड़े हुए हैं, दोनों ही हम चुनाव लड़े, फिर भी ऐसी बात मैं आपसे उम्मीद नहीं करता था। मैं चाहूंगा कि अगली बार जब आप आए तो अच्छी तरह तैयारी करके कि कौन सी योजना भारत सरकार की है, कौन सी योजना हमारे केंद्र की है, उसमें हमने पैसा किया, वो करके आए। मेरा आपसे ये प्रार्थना रहेगी, और ऐसे कि पढ़ लो ना। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय कि थोड़ा सा इस दृष्टिकोण से करें। चलिए, अब
एक मिनट। ऐसा है कि अभी 13 मेंबर और हैं बोलने वाले, 13 मेंबर, और अभी हमारे आशीष शर्मा जो मान्य सदस्य हैं हमीरपुर से, उनका भी नाम आया। इंडिपेंडेंट्स 3 है हमारे पास जिनकी लिस्ट नहीं है, तो 13 मतलब 14 हो गए। तो अगर 10-10 मिनट 15-15 मिनट भी बोलेंगे तो अपने आप अंदाजा लगा लें, नहीं तो सदन का समय बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मेरा दोनों पक्षों से अनुरोध है, दोनों से अनुरोध है कि अब यहाँ से कोई बोलेगा, वहाँ जवाब आएगा, वहाँ से बोलेगा, इधर से जवाब आ जाएगा। और कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री बीच में अगर इंटरसेप्ट करने हैं तो मान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री लीडर ऑफ द हाउस है, तो आप क्या रिजॉइंडर फाइल करना। वो लिखा है, इनको क्यों बुरा लगा पता नहीं। हालांकि मुकेश जी बुरा मान सकते थे, पर ये मेरे रिश्तेदार है, मानेंगे नहीं, इसलिए इनको इतना इम्पेशेंट नहीं होना है। चलिए, अभी तो ये शुरुआत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।